Hello, dear students. Welcome to Guidance and Counseling Cell, Government Model High Secondary School, Savjian, District Punch. Myself, Ghulam Rasool, Lecturer and Nodal Officer, Guidance and Counseling Cell, Government Model High Secondary School, Savjian. Dear students, आज मैं आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू ने सेशन 2020-21 के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या अदर बैकवर्ड क्लास जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं या आप डी नोटिफाइड ट्राइब्स कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके पेरेंट्स जो हैं किसी अनक्लीन ऑक्यूपेशन में हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप आपके लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो यूटी स्कॉलरशिप्स हैं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये स्पेशल स्कॉलरशिप जो हैं दो कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए हैं। पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक किसी भी क्लास में हों, उनके लिए याद रखिए फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जो फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं ये भी फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के स्टूडेंट, इनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो याद रखिए कि यूटी स्कॉलरशिप जो हैं दो कैटेगरीज़ के लिए हैं, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है उसके ताल्लुक से भी अनाउंस किया है। तो इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके अलावा डी नोटिफाइड ट्राइब कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास के स्टूडेंट्स उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। इसके अलावा फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 9th और 10th क्लास, सिर्फ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स, इनके लिए स्कॉलरशिप है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो स्टूडेंट्स जो या 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, 9th एंड 10th, ये याद रखिए, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि वो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स किसी अनक्लीन ऑक्यूपेशन में हैं और वो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इनकम बार जो रखा हुआ है वो इनकम बार क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटी स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, इनकम एलिजिबिलिटीज़ वो क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों, उनके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई इनकम बार नहीं है। ठीक है, नो इनकम क्राइटेरियन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी स्टूडेंट्स फ्राम क्लास 1st टू क्लास 8th। ठीक है, इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके पेरेंट्स और या गार्डियंस की सालाना इनकम तमाम ज़राए के मुताबिक 44,500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 44,500 यानी 44,500 से ज़्यादा सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करूँ कि डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यूटी स्कॉलरशिप में ओबीसी का जिक्र नहीं है, लेकिन जब आगे एलिजिबिलिटीज़ का जिक्र किया गया है, एलिजिबिलिटीज़ डिस्कस की हैं, तो वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का जिक्र भी है। तो ये मालूम पड़ता है कि जो यूटी स्कॉलरशिप्स हैं ये 3 किस्म की कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट और फिज़िकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके लिए
जो इनकम एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट और अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के स्टूडेंट, डी नोटिफाइड ट्राइब कैटेगरी के स्टूडेंट और फिजिकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इनके लिए इनके जो पेरेंट्स या गार्डियंस हैं उनकी सालाना इनकम तमाम ज़राए के मुताबिक 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये याद रखिए, जो ये हमारा इनकम बार है, अभी जो 2020-21 की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें हमारी जितनी कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी, पीसीपी, इनके पेरेंट्स या गार्डियंस की सालाना इनकम तमाम ज़राए के मुताबिक 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमन एलिजिबिलिटीज़ हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, हम उनकी बात करते हैं। पहली बात जो मैंने शुरू में आपसे कही कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं आप एक रेगुलर और फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर एज ए फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट अगर हैं तो जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रीवियस क्लास जी का वो मुकम्मल तौर पे पास होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव पास द प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, मसलन अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो आपकी 9th क्लास जो है पूरी तरीके से पास होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास के बेस पर ही स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई ओनली अंडर वन स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। आप यक वक्त एक से ज़्यादा स्कीम के तहत जो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जो है यूटी स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। मुख्तसरन ये कि आप जब भी अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो किसी एक टाइप की स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो फिज़िकली चैलेंज कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा जो उनको कंसर्न जो मेडिकल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इशू करेगा, उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है तो फिर आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि आपका एलिजिबल नहीं होंगे आप, ठीक है। तो ये याद रखिए कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% से कम जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कॉमन एलिजिबिलिटीज़ में वो ये कि एक पेरेंट के सिर्फ 2 बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी पेरेंट के सिर्फ 2 बच्चे ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो सभी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2 बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखिए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपको जो फॉर्म भरना है स्कॉलरशिप के लिए उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप गौर से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके फॉर्म में डेफिशिएंसी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे उनको वेरीफाई करके रिकमेंड करके फॉरवर्ड कर भी दिया जाए तो आगे चल करके जो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो याद रखिए ये सभी बातें आप अपने पास जो है एक जो है नोटबुक और पेन जो है वो रखिए और ये सारी बातें आप नोट करते रहिए। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता या आप स्क्रीनशॉट ले लें तो उसको जूम करके देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो फॉर्म पे लगेगा। बेहतर है कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हों, ठीक है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म के साथ उसकी फ़ोटो स्टेट लगनी है। उस नंबर 3 जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, डीएनटी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिजिकली चैलेंज पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपके पेरेंट्स किसी अनक्लीन ऑक्यूपेशन में हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो है आपको फॉर्म के साथ उसकी फ़ोटो स्टेट जो है वो लगानी है। उसके अलावा मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि प्रीवियस क्लास क्या होती है, कि आपकी पीछे वाली क्लास, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दोबारा मैं बताता हूँ, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपकी प्रीवियस क्लास क्या होगी, 9th क्लास होगी। फ़र्ज़ करो कि आप 5th क्लास में हैं तो आपकी प्रीवियस क्लास 4th क्लास होगी। तो उसकी जो मार्कशीट है
वो उसकी फ़ोटो स्टेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगनी है। इसके अलावा आपका जो J&K बैंक अकाउंट जो है, आपकी जो पासबुक है, ठीक है, आपकी जो बैंक की जो पासबुक है उसकी फ़ोटो स्टेट भी आपके फॉर्म के साथ लगेगी। याद रखिए कि जब आप जो है ये लगाएंगे अपनी बैंक की पासबुक जो है, आप जब इसकी फ़ोटो स्टेट करवाएंगे तो उस पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड मालूम कर लीजिए और वो लिख लीजिए। उसके अलावा ब्रांच नाम जो है वो लिख लीजिए कि आपका जो ब्रांच नाम है वो क्या, आपके बैंक की ब्रांच जो है वो कौन सी है, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, कौन सी ब्रांच है, गांव वाली है, टाउन वाली है, मेन ब्रांच है, वो आपको लिखना है। और हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, वो आप मालूम कर लीजिए अपने बैंक से। उसके अलावा आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट जो है वो लगनी है। बेहतर है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट जो है, आपके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ ये क्या लिंक होना चाहिए, तो ये बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो है आप कहाँ से लेंगे, आपके जो कंसर्न तहसीलदार हैं आप उनको अप्लाई करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो आपके कंसर्न तहसीलदार जो हैं वो पटवारी, आपके जो कंसर्न पटवारी होंगे उनको रेफ़र करेंगे, तो आपके पटवारी रिपोर्ट देंगे कि साइल की सालाना इनकम तमाम ज़राए के मुताबिक इतनी है, ठीक है। तो अगर जो मैंने आपको एलिजिबिलिटीज़ में बताया है कि उसके अंदर है, ठीक है, तो फिर आप जो है आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। याद रखिए, जब आप इनकम सर्टिफिकेट लें, ठीक है, अपने कंसर्न तहसीलदार से, तो उस इनकम सर्टिफिकेट पर नंबर और डेट होना लाजमी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही किसी फॉर्म पे ले आते हैं इनकम सर्टिफिकेट, उस पर कभी कभी तो क्या होता है कि डेट भी नहीं होती है, तो या डेट है तो नंबर नहीं है। नंबर का मतलब ये हुआ कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से इशू किया है तो उसका रिकॉर्ड तहसील ऑफिस में भी मौजूद है, वो अथेंटिक है। तो ये याद रखिए कि इसी नौइयत का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अथेंटिक होगा। अगर ऐसा इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका स्कॉलरशिप के लिए, वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, रिकमेंड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा फ़ी रिसिप्ट, आपने जो अपने स्कूल को फ़ी पे की है उसकी फ़ी रिसिप्ट आपको पास होनी चाहिए। तो फ़ी रिसिप्ट आपके स्कूल की जो ऑफिशियल फ़ी रिसिप्ट बुक है उसके पेज पर आपको फ़ी रिसिप्ट जो है वो लेनी है, वो फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आप हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्टल भी हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर हैं, तो आप अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, आपके जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल होंगे वो आपको इशू करेंगे आप हॉस्टलर हैं या डे स्कॉलर हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। इस डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जो आपको बताई है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो उसका क्या सबूत है। तो उसका सबूत ये है कि आप अपने स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप किसी मखसूस स्कूल में आप रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट हैं। तो उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ एडमिशन, आपका जो इनरोलमेंट नंबर और आपकी क्लास और आपका रोल नंबर और सेशन जो है वो सब कुछ जो है उसमें उसका ज़िक्र होना चाहिए। तो आप किसी स्कूल के रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट हैं, इसका क्या सबूत है, तो वो उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब इनकम सर्टिफिकेट की बात की थी कि आप कंसर्न तहसीलदार से जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या रिटायर्ड हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो अपना जो सैलरी सर्टिफिकेट है, आपके पेरेंट का सैलरी सर्टिफिकेट जो उनको उनके DDO इशू करेंगे, ठीक है, तो याद रखें कि वो सैलरी सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर भी नंबर और डेट होना लाजमी है। तो अगर अदरवाइज़ जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट अथेंटिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डिस्कस किया है, इसके अलावा आपको आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है,
ठीक है, आपके स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है जो किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उसकी कॉपी जो है, उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी भी फॉर्म के साथ लगानी है। दूसरी चीज़, आपके स्कूल की जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, जो रिकॉग्निशन का जो अप्रूवल है किसी सेंटर या स्टेट से, तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं उनको दो ज़ायद चीज़ें लगानी हैं। एक तो फ़ीस स्ट्रक्चर स्कूल का क्या है उसकी कॉपी लगानी है, और दूसरा आपके स्कूल की जो रिकॉग्निशन जो अप्रूवल की जो कॉपी है वो आपको इसके साथ जो है वो अटैच करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन के तहत मैं आपको ये सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी मार्क्स परसेंटेज का जो जिक्र नहीं है, इसलिए मैं भी आपको जो है मार्क्स परसेंटेज के लिए नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या कि कन्वेंशनली जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए 50% अबव मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो बी रेडी विद अबव 50% मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, ये जिसका एड्रेस है www.socialjustice.nic.in, या फिर आप डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की साइट पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.jkdswdj.jk.gov.in। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है यहाँ पर विज़िट करके डिटेल जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपने अपना जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है ये कहाँ सबमिट करवाना है। तो आपने जो प्री मैट्रिक यूटी स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है, ये आपको अपने कंसर्न हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है उनको ये फॉर्म जो है सबमिट कराना है, वहाँ पे जमा कराना है इंस्टीट्यूशन में, और आपके जो स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर होंगे आपने उनको ये फॉर्म देना है। याद रखिए कि अच्छी तरीके से भरा हुआ फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स जो दरकार डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होने चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को सबमिट करवाएं। तो याद रखिए कि इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2020, याद रखिए 31 अक्टूबर 2020 ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले जो है आप अपनी सारी फार्मेलिटीज़ जो है वो क्लियर कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं शायद उन्होंने अप्लाई किया होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अभी नहीं बना होगा, तो याद रखिए कि 31 अक्टूबर से 5-6 दिन पहले ही आपको मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो लास्ट डेट हो जाएगी। अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लिया है तो कोई फिर घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास जो है पहुंच चुका है। इसके अलावा आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए जल्द अज जल्द अप्लाई कर दें अपने कंसर्न तहसीलदार साहब को, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाए। तो आप अभी जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर दें इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा अपने कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर भी अपने जो फॉर्म टीचर्स हैं उनके साथ आप जो है रब्ता करें, वहाँ उनसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, फ़ी रिसिप्ट के लिए ठीक है जो है आप अप्लाई कर दें, ताकि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फ़ी रिसिप्ट जो है वो आपको मिल जाए। अगर आप हॉस्टल रहें तो वो भी जो है वो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं उनको जो दो मज़ीद जो पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक अपनी स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर और दूसरा अपने इंस्टीट्यूशन की जो अप्रूवल है, रिकॉग्निशन अप्रूवल, उसकी कॉपी, उसके लिए अप्लाई कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डॉक्यूमेंट जो है आप इकट्ठा करें ताकि आप टाइम से पहले पहले जो है आप ये अप्लाई कर सकें। तो इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि 31 अक्टूबर 2020 से पहले पहले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ये लास्ट डेट है। और कंसर्न हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस के लिए ये डायरेक्शंस हैं कि वे 20 नवंबर तक जो है वो फॉर्म जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में पहुंचा दें। जितने भी फॉर्म्स हैं कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग करके उनकी अलग अलग लिस्ट बना करके और एक कंपैरेटिव लिस्ट बना करके वो 20 नवंबर तक जो है वो जमा करवा दें। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। इसमें जो सोर्स है जिसके तहत में सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये हमारा अपना यूटी गवर्नमेंट ऑफ J&K, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू, हज हाउस, ब्लॉक ए, 2nd फ्लोर, रेल हेड, जम्मू,
पिन कोड 180012 ये सोर्स है। ये जो नोटिफिकेशन है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से, उसके मुताबिक मैंने ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा जो रेफरेंसेस जो हैं, ये नोटिफिकेशन कब जारी हुई है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से, ये 19 अगस्त को 19 अगस्त को जो है ये जारी हुई है। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो इसको फॉरवर्ड किया गया है वो 27 अगस्त 2020 को किया गया है। इसके अलावा हमारे वर्थी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो हैं, उनके ऑफिस से इसको जो है 28 अगस्त 2020 को फॉरवर्ड किया गया है, और हमारे इंस्टीट्यूशन ने जो है इसको आगे फर्दर जो सर्कुलेट किया है वो 29 अगस्त 2020 को जो ये नोटिफिकेशन जारी की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जल्द अज जल्द जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठे कीजिए, अपने जमा कीजिए, ताकि आप टाइम से पहले जमा जो है अपना फॉर्म सबमिट करा सकें। तो डियर स्टूडेंट, हम फॉर्म की बात करते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है, ये फॉर्म आपके सामने है। जो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की मैंने बात की थी, मैंने एड्रेस बताया था, वो फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। अब फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेशन 2020-21, ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज लिखी हैं, आगे बॉक्स बना हुआ है। फ़र्ज़ करो आप ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ओबीसी के सामने टिक करेंगे। उसके बाद जो है ऑल कॉलम्स मस्ट बी फिल्ड केयरफुली एंड करेक्टली, ठीक है। सारे फॉर्म जो है ये इन्होंने पहले बता दिया है कि आपने केयरफुली और करेक्टली ठीक आपने फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या भरेंगे, ईयर भरेंगे। कौन सा ईयर है, 2020-21, ठीक है, ये याद रखिए। फिर आपने नेम ऑफ नेम भरना है अपना इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल माने ठीक है बड़ी ABC में, ठीक है। तो आपने अपना नाम लिखना है। तो आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, इसके बीच में एक ब्लॉक जो है ब्लैंक छोड़ना है आपने, ठीक है। आपका जैसे फ़र्ज़ करो कि आपका नाम है मनोज कुमार, तो आप मनोज लिखेंगे कैपिटल में, उसके बीच में एक जो ब्लॉक है उसको खाली छोड़ेंगे, फिर आगे कुमार लिखेंगे। इसी तरीके से फादर नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ये भी कैपिटल में लिखें। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर जो है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप फार्मर लिखेंगे। अगर आपके फादर जो है मजदूरी करते हैं तो आप जो है लेबरर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके फादर जो हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिखेंगे। या आपके जो फादर हैं वो बार्बर का काम करते हैं, तो आप बार्बर लिखेंगे। तो इस तरीके से जो भी ऑक्यूपेशन होगा फादर का, तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, वो वाला एड्रेस जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे लिखा है, वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ वही जो आपके स्कूल में जो है डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा आपका क्या, आप सेक्स क्या है, मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है। आप गर्ल स्टूडेंट हैं या बॉय स्टूडेंट हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे F, ठीक है। अगर आप बॉय स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे M। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेरेंट, ये देखिए लिखा हुआ ऑफ पेरेंट, एप्लीकेंट्स पेरेंट। तो आपके जो फादर हैं आप उनका यहाँ पे, या आपके जो गार्डियन हैं आप उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे लिखिए। इसके अलावा मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम ऑल सोर्सेज ये आपने यहाँ पे RS लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने फिगर्स में लिखना है और यहाँ पर आपने वर्ड्स में लिखना है। ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पेज पे, चलते हैं फॉर्म के सेकंड पेज पे कि सेकंड पेज जो है उस पर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप यहाँ पर आपने फिर आपने क्या लिखा हुआ है, क्लास फॉर विच स्कॉलरशिप बीइंग सॉट, ठीक है, किस क्लास के लिए आपने जो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ पर वाक़ा है, कहाँ पर लोकेटेड है, गांव में, शहर में, वहाँ का एड्रेस कोई होगा वो आप लिखिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके इंस्टीट्यूशन में अगर जो ऑफिशियल मोबाइल है वो अपना कोई टेलीफोन या मोबाइल है तो वो आप लिखिए, नहीं तो प्रिंसिपल साहब का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए। क्लास इन विच एप्लीकेंट स्टडिंग, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वक्त किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में,
वो क्लास आप ये लिखिए, एकेडमिक ईयर कौन सा है 20-21 है, कोर्स कौन सा है ये क्लास आप लिखिए, ठीक है। 1 ईयर कोर्स लिखिए आप, और आगे क्लास लिख करके आगे 1 ईयर कोर्स लिखिए। डेट ऑफ एडमिशन आपकी क्या थी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब कि आप इस स्कूल के रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये डेट ऑफ एडमिशन भी होगा और ये इनरोलमेंट नंबर भी होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आप हॉस्टल रहें, तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जहाँ पर हॉस्टल है, तो अगर हॉस्टलर होने का जो सर्टिफिकेट है आपके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वो आपको इशू करेंगे, वो लेंगे। या अगर डे स्कॉलर हैं तो आप खुद लिख सकते हैं कि आप डे स्कॉलर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके बैंक की डिटेल्स जो हैं वो क्या है, नेम ऑफ़ द बैंक क्या है, फ़र्ज़ करो J&K बैंक, ठीक है, तो आपने यहाँ पे J&K बैंक लिखना है। ब्रांच कौन सी है, ठीक है, ब्रांच कौन सी है आपके बैंक की, आपका बैंक जो है वो मेन ब्रांच है, टाउन एरिया में है, या कोई जैली ब्रांच है, किसी गांव में है, मोहल्ले में है, तो उस ब्रांच का कोई नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर, आपकी जो बैंक पासबुक पर आपका जो 16 डिजिट जो अकाउंट नंबर होगा वो लिखिए। कुछ स्टूडेंट जो है लास्ट वाले 3-4 डिजिट 5 डिजिट लिख देते हैं, वो नहीं चलेगा। आपने पूरा 16 डिजिट का अकाउंट नंबर और साफ साफ लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़ीरो है वो 6 पढ़ा जाए और 6 ज़ीरो पढ़ा जाए। नहीं तो आप मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आप जो है उसको उस पर गौर कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे 16 डिजिट का पूरा लिखना है। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक अकाउंट है आपका, मोस्टली स्टूडेंट का सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो वो आप लिखिए। IFSC कोड क्या है बैंक का, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि हर बैंक का एक IFSC कोड होता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड क्या है ये आपको मालूम करना है। तो ये आपने जो अपनी बैंक पासबुक की जो फ़ोटो स्टेट होगी उस पर भी ये आपने लिखना है पेन के साथ, ठीक है, और ब्रांच नेम भी वहाँ लिखना है, और यहाँ पर भी आपने फॉर्म में भी लिखना है। फिर आपका आधार नंबर क्या है ये आप जो है वो आप ये अपना आधार नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिखिए आप। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा जो आगे जितने भी फॉर्म का जो हिस्सा है ये सारा जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है उसका काम है। तो सभी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस के लिए ये डायरेक्शन है कि वो 20 नवंबर से पहले पहले जो ये बच्चों के जो फॉर्म हैं इनको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जो है इसको सबमिट करवा दें, फॉरवर्ड कर दें। तो जितनी भी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, हर कैटेगरी के जो फॉर्म हैं वो अलग अलग उनकी लिस्ट बनानी है, फिर एक कंपैरेटिव लिस्ट बनानी है, ठीक है। पहले जो है अलग से फॉर्म रखने हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट बनानी है, फिर एक कंपैरेटिव लिस्ट बनानी है। तो इस तरीके से जो है वो आपने जमा करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट डेट बता दी है कि 31 अक्टूबर जो है हमारी लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले जो है आप कोशिश करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इकट्ठे हो जाएं, ताकि आप लास्ट डेट से पहले पहले जो है अप्लाई कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स माली तौर पर मुतमविल नहीं हैं, वो आपकी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ख़ुद को एहसास से कमतरी का शिकार ना होने दें। आप नए दौर के स्टूडेंट हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसके लिए जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी माली इमदाद के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है चला रखी हैं। इसमें बस यही है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।